हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है हमारा 8th क्लास का जो 4th चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे उसका आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। चैप्टर का नाम है आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो पहले इससे पहले चैप्टर देखे, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर देखे, ताकि आपको इजीली आप खुद सॉल्व कर पाओ क्वेश्चन आंसर को। तो आपको 2 पार्ट्स में आपको चैप्टर भी मिल जाएगा और एक पूरे पार्ट में भी आपको कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा मैचिंग्स का है, सॉरी ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का है। तो पहला जो आपका फिलिंग द ब्लैंक है जो वो है आपका अंग्रेजों ने आदिवासियों को स्पेस के रूप में वर्णित किया। कि जो अंग्रेज थे उन्होंने आदिवासियों को क्या कहा था या किस रूप में वर्णित किया था, तो उन्होंने उनको क्या कहा था? जंगली और बर्बर कहा था। दूसरा है जूम खेती में बीज बोने के तरीके को स्पेस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसमें? अगर बीज बोते हैं तो बीजों को क्या कहते हैं? बिखेरना। अगला है मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी समुदाय मुखियों को स्पेस स्वामित्व मिल गया। तो किसका? भूमि का स्वामित्व मिल गया था। अगला है असम के स्पेस और बिहार की स्पेस में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे थे। तो किसके लिए? चाय के बागानों में और कोयले की खानों में वो काम करने के लिए जाने लगे। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा सही गलत बताना है आपको। तो पहला है झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। तो ये गलत है। वो आपका जो झूम काश्तकार हैं वो जुताई नहीं करते थे आपके। वो जंगलों को साफ करते थे। ठीक है। व्यापारी सांथालों से कृषि कोष खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। तो ये आपका उत्तर क्या है? सही है। वो ऐसा ही करते थे। व्यापारी क्या करते थे? जो वहाँ की जो सांथाल जो जनजाति थी वहाँ से कृषि कोष जो चीज़ें थी उनको खरीदते थे। हमने देखा था ना वहाँ पे कि 3 रुपये में 2 या 3 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। तो वो उसको और बाकी के 5 रुपये में 5 गुना उसको क्या करते थे? बेचते थे। अगला है बिरसा ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें, डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन ना करें। तो ये सही था। उन्होंने ऐसा ही कहा था। उसके अनुयायी जो थे, उसके भक्त जो थे, उनसे उन्होंने यही उम्मीद की थी या उनसे यही रिक्वेस्ट उन्होंने की थी। अगला है अंग्रेजी आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। बिल्कुल नहीं बचाए रखना चाहते थे। उन्होंने तो आदिवासियों को जंगल में जाने से ही रोक दिया था। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं थोड़े लेंथी हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो घुमंतू काश्तकार थे उनके? किस टाइम की बात कर रहे हैं? ब्रिटिश टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतू काश्तकारों को एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया। मतलब वो चाहते थे कि जो घुमंतू काश्तकार हैं वो एक जगह टिक के रहें, इधर उधर घूमे ना। इससे घुमंतू काश्तकारों की स्वतंत्रता क्या हो गई थी? भंग हो गई। अब वो उनकी फ्रीडम छिन गई थी। अगला पॉइंट है सेकंड, घुमंतू काश्तकार जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल का प्रयोग द्वारा खेती करते थे उन्हें कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही थी, जिससे उन्हें लगान चुकाना क्या हो रहा था? मुश्किल हो रहा था। अगला भाई उन्हें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा खेती करने में, क्योंकि उन्हें लगान चुकाना पड़ रहा है, इतना वो पैदा भी नहीं कर पा रहे थे। घुमंतू काश्तकारों ने धीरे धीरे खेती की इस विधि का प्रयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे घुमंतू खेती या झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियों की ताकत में क्या बदलाव आए थे? कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या औपनिवेशिक शासन था उस टाइम जो आदिवासियों के मुखिया थे उनकी ताकत थी वो कमज़ोर हुई थी या स्ट्रांग हुई थी, या उसमें क्या बदलाव आए थे?
ये हमें देखना है। तो पहला है आदिवासी मुखियों की ताकत में बदलाव। आदिवासी मुखियों से उसके कई प्रशासनिक जो अधिकार खत्म हो गए थे। किनके? उनके मुखियों के। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए क्या किया गया था? मजबूर। सेकंड पॉइंट है, आदिवासी मुखियों को जब अंग्रेजी अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था तो अंग्रेजों के प्रतिनिधियों के रूप में अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। तीसरा पॉइंट है, आदिवासी मुखियों के पास जो ताकत पहले थी अब वो ताकत नहीं रही। वे परंपरागत कार्य करने के लिए भी क्या है? लाचार हो गए थे। जो उनके परंपरागत काम थे जो वो भी नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए भी वो लाचार हो गए थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? यहाँ दिकु आपको पता है किनके लिए यूज हुआ है? जो औपनिवेशिक गवर्नमेंट थी उनके लिए। दिकु आदिवासी मिशनरी, सूदखोर हिंदू जमींदार तथा अंग्रेजी अधिकारियों को क्या कहते थे? दिकु। कि पहले यहाँ बता दिया कि दिकु किनके? तो अंग्रेजी अधिकारी हो गए, सूदखोर हो गए, जमींदार हो गए, इन सबको उन्होंने क्या कह दिया? दिकु। दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के कारण थे। क्या क्या कारण थे? पहला कारण था, आदिवासी दिकुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था का कारण मानते थे। वो मानते थे कि जो उनके हालात हैं उसके लिए ये कौन जिम्मेदार है? ये सारे दिकु जिम्मेदार हैं। आदिवासियों का मानना था कि कंपनी को भू राजस्व की नीति उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही है। कि इनकी जो भू राजस्व, ये जो टैक्स इकट्ठा करने की जो नीति है, उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था है उसको क्या कर रही है? नष्ट। तीसरा पॉइंट है, आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जमींदार और सूदखोर उनकी जमीन हड़पते जा रहे हैं। कि उनका मानना था कि जो ये जमींदार हैं, सूदखोर हैं, ये सब क्या है? उनकी जमीन हड़प रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है, आदिवासियों का मानना था कि मिशनरी उनके धर्म और पारंपरिक संस्कृति की क्या कर रहे हैं? आलोचना कर रहे हैं। छठा क्वेश्चन है, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? मतलब इतनी अट्रैक्टिव क्यों लग रही थी? लोगों को क्यों अट्रैक्ट कर रही थी? बिरसा की नज़र में स्वर्ण युग। पहला पॉइंट है, बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेने का क्या किया था? आह्वान किया था कि हमारा जो पुराना अतीत है गौरवपूर्ण, उसको हम बनाए रखें। बिरसा ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे। मतलब वो सारी चीज़ें याद दिलाते थे जिस टाइम पे मुंडा लोग जो है अच्छी तरह से रहते थे। तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। तीसरा पॉइंट है, ये काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। फोर्थ पॉइंट है, बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह स्थायी रूप से रहें और अपने खेतों में काम करें। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, अपने माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों से बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोही नायकों के नाम पता करें, उनकी कहानी इन शब्दों में लिखें। तो ये आप पता करके लिख सकते हैं। यहाँ वैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैं वो आपको बता देती हूँ। तो जात्रा उरवा झारखंड राज्य के एक छोटा नागपुर क्षेत्र का एक जनजातीय, मतलब ऐसी जो कथाएं वगैरह हैं आप अपने पूर्वजों से पूछ सकते हैं, तो और भी स्टोरियाँ निकल सकती हैं। तो नागपुर क्षेत्र का एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी था। उनके नेतृत्व में 1914 से 1919 के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। उसने उरवा लोगों के बीच फैले अंधविश्वास और उनके द्वारा शराब पीने की जमकर आलोचना की थी। उसके द्वारा धार्मिक आंदोलनों ने आंदोलन को जन्म दिया और जात्रा ने घोषणा की थी कि उनके अनुयायी जमींदारों को ज़मीन नहीं जोतेंगे तथा कुली या मजदूर के रूप में सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। उसने पोहन मेहतो तथा ग्राम प्रधान के पारंपरिक नेतृत्व का भी प्रश्न उठाया था। इस आंदोलन का मौलिक विचार था कि ज़मीन भगवान की देन है तथा ज़मीन पर जनजातीय लोगों के अधिकार में दखल देना किसी को अधिकार नहीं है।
यात्रा उनके प्रमुख शिष्यों के प्रमुख शिष्यों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए और जेल से छूटने के बाद इस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व त्याग दिया और बाद में वे गांधी जी के संपर्क में आए। तो ये एक वहाँ की लोक कथा है। ऐसे ही आपके आसपास और भी लोक कथा हो तो आप वो लिख सकते हैं। तो ये सारे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।